नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी रेशियो। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो रेशियो। उसमें अभी एक टाइप रहती है और उसके बाद थोड़े मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो अच्छे क्वेश्चन अलग टाइप बनती है उनकी, उस हिसाब से निकाल के रख रखे हैं। तो फिर अपन करेंगे वो क्वेश्चन। तो 2 क्लास और आएगी, उसके बाद अपना ये जो टॉपिक है ये हो जाएगा अपना कंप्लीट। तो आइए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। आइएगा देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अभी अपन जो टाइप एग्जैक्ट वैल्यू वाली अपनी चल रही थी उसी पे करते हैं, उसके बाद करेंगे जो दूसरी टाइप है वो। देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस। एक मालिक अपने कर्मचारियों की छंटनी करता है और छंटनी 9:8 के अनुपात में करता है तथा उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो कर्मचारियों के लिए भुगतान किए जाने वाली कुल रकम किस अनुपात में होगी? बिल्कुल सिंपल सा वही सेम क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। देखो भाई, ये है उनके कर्मचारी या वर्कर थे, उसको किस रेशियो में चेंज किया उसने? 9 से 8। यानी कि हमने माना पहले अगर 9 वर्कर थे तो आज 8 है। ये तो है बिफोर, ये है आफ्टर। ठीक है भाई, पहले अगर 9 थे तो आज है 8। अब बात कर लेते हैं उनकी जो सैलरी है वो किस रेशियो में देता था। सैलरी देता है 14:15 में। 14:15 में, यानी कि अगर पहले 14 रुपए देता था प्रत्येक को तो आज 15 रुपए दे रहा है भाई। ठीक है, तो देखो यही तो कहा है कि कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाली कुल रकम किस अनुपात में घटी, किस अनुपात में घटी। तो देखो भाई 14 9 126, 14 नहीं में 126, 15 8 है 120, किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से 6 से जा रहा है, 6 से जा रहा है। ठीक है, 21 और ये भी 6 से जाएगा 20। तो किस रेशियो में चेंज हो गया भाई? पहले अगर 21 रुपए उसकी सैलरी, यानी 21 लाख मान लो, 21 लाख अगर सैलरी देता था तो आज 20 लाख रुपए दे रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है भाई, एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 9:4 में घटा दिया गया और उनके वेतन को 2:5 में बढ़ा दिया गया, तो कंपनी का खर्च किस अनुपात में घटा या बढ़ा? वही सेम कंडीशन भाई कि जो संख्या है, जो वर्करों का नंबर है, वर्कर नंबर, वो 9:4 है। ये तो है बिफोर और ये है आफ्टर। ठीक है, और जो उनकी सैलरी का सिस्टम है उसको 2:5 कर दिया भाई, 2:5 कर दिया। अब या तो मल्टीप्लिकेशन करके या क्रॉस में कट रहा है तो एक बार काट ही लो। 9:10, ये क्या हो गया? उनकी जो टोटल खर्च है यानी टोटल एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो क्या हो गया? यही तो कहा है, उनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो पहले अगर 9 रुपए लगते थे तो आज कितने लग रहे हैं भाई? 10 रुपए। नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। प्रत्येक कामगार का, यानी कि ईच वर्कर सैलरी। ठीक है, पहले अगर 22 रुपए देते थे ना भाई तो आज उन्हें 25 रुपए देते हैं। पहले अगर 22 रुपए देते थे तो आज उन्हें 25 रुपए देते हैं। अब क्या कह रहा है, किंतु कामगारों की संख्या 80/3% से घटा दिया जाए तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा? निवल प्रभाव मतलब नेट, यानी उनके जो सैलरी है उसमें नेट में कितना परसेंट का इफेक्ट होगा? तो देखो भाई 80/3%, 80/3% यानी 4/15। समझ में आ गई? 4/15, क्योंकि 1/100 4 से जाएगा और 5 पे, तो कितना हो गया भाई? 4/15। 4/15। अब इनको रेशियो में लिखो भाई। ये है वर्कर,
वर्कर क्या किए हैं उन्होंने, घटाए हैं। तो हमने माना कि अगर पहले 15 वर्कर थे, कितने भाई 15, तो आज 4 कम, आज 4 कम, तो 4 कम यानी कितने भाई 11, कर लो 22 15 330 25 11 275। ठीक है, या काटना है तो काट भी सकते हो, इतना बड़ा मत ही करो, कैलकुलेशन करो ही मत, आप डायरेक्ट ही काट लो। यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है भाई 2 से, ये 5 से हो रहा है 5 पे, ये 5 से हो रहा है 3 पे, ये हैं जी 6 और ये हैं 5, यानी 6:5। कितना भाई 6:5। लेकिन 6:5 रेशियो में तो पूछा ही नहीं, उन्होंने तो पूछा है ऑप्शन में दे रखा है परसेंटेज वैल्यू, तो अपने को निकालनी पड़ेगी क्या, परसेंटेज वैल्यू। और परसेंटेज वैल्यू पहले 6 देता था, तो आज 5 सैलरी 1 कम दे रहा है, 1 कम दे रहा है, तो कितने के ऊपर 6 के ऊपर गुणा में 100, और 1/6 किसका होता है 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आती है अपनी अगली टाइप, और अगली टाइप है डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट जो टाइप है अपनी, नेक्स्ट टाइप है क्या, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन, यानी कि सीधा और व्युत्क्रमानुपाती, अनुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जो संबंध है उसके हिसाब से है। ठीक है भाई, तो देखिए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इस टाइप के पहले क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहा है, देखो किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि जो हीरे का मूल्य है ना वो उसके भार के वर्ग के, यानी जो प्राइस है ना वो किसके वर्ग के, भार के यानी वेट होगा वजन, इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 टुकड़े में इस प्रकार टूटा कि उनके वजन का अनुपात 1:2:3:4 हो गया। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 1,40,000 रुपए की हानि हुई, तो बताइए टूटने से पहले हीरे का मूल्य कितना था। देखो भाई अपने को दे दिया जो प्राइस है ना वो वेट के क्या है, वेट के क्या है, स्क्वायर के है। ठीक है, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखो 1:2:3:4, ये क्या है भाई वेट ही तो है। कितने हो गए 4 3 7 9 और 1 10, टोटल हो गया जी 10। ये कह रहा है प्राइस है ना वो उसके वर्ग के है, क्या है वर्ग के, तो इनका भी क्या करेंगे अपन वर्ग, क्योंकि ये भी तो वेट ही है उसी के टुकड़े हैं, तो इनका वर्ग करोगे तो 1 4 9 और 16, और 10 का वर्ग करोगे तो कितना होगा भाई 100। अब एक चीज देखो टुकड़े होने के बाद 16 9 25 29 और 30, ये कितना है भाई टोटल, ये टोटल है 30%, या 30% क्यों ले रहे हो 30, और ये वेट है जी 100, तो 100 से 30 का रेशियो कितने का हुआ भाई 70 ग्राम वजन का, यानी ये 100 ग्राम वजन था हीरे के अंदर, ये टुकड़ों अगर उनका वजन का इस रेशियो में टुकड़े हो गए तो 1 4 9 और 16 यानी 30 ग्राम, 100 ग्राम वजन था टोटल, उसमें 70 ग्राम। अब 70 ग्राम है तो 70 ग्राम की वैल्यू कितनी है भाई 1,40,000 रुपए, 1,40,000 रुपए। तो कितने गुना बैठा है भाई, कितने गुना बैठा है 2000 गुना, कितने गुना 2000 गुना। तो यही तो पूछा है कि अगर हीरा टूटा नहीं होता तो उसका प्राइस कितना होता, टूटा नहीं होता तो पूरा 100 ग्राम का वजन होता, तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो कितना भाई 2 लाख रुपए, कितने 2 लाख रुपए। नोट कर लीजिएगा इस चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि a = 3 तो b = 2 है, अगर a 8/9 है तो b का मान अपने को ज्ञात करना। तो a है ना कि व्युत्क्रमानुपाती क्या है b का क्यूब है, तो आपको ये चीज तो पता होगी
कि चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जब इनको इक्वल करते हैं तो एक वैल्यू आती है के, या कुछ भी ले लो जो कांस्टेंट होती है, ठीक है भाई। तो के अपॉन बी की क्यूब। अब कह रहा है ए अगर 3 है तो बी 2 है, ए अगर 3 है तो बी 2 है, तो 2 की क्यूब। 8 8 3 24, तो अपने पास के की वैल्यू आ गई, क्या आ गई भाई, के की वैल्यू आ गई 24। कितनी आ गई, 24। अब देखो, अब दूसरी कंडीशन में कंडीशन तो सेम ही है, लेकिन यही तो कंडीशन है, यही तो वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ क्या है, ए की वैल्यू है ना वो 8/9 है, और के की वैल्यू अपने को पता है क्या है भाई, 24 है, और अपने को निकालनी किसकी है, बी के क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 3 27, बी की क्यूब इज इक्वल 9 3 27, और बी इज इक्वल क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 3, कितना भाई 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है भाई, और तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दो तारों जो एक पदार्थ से ही बने हैं कि प्रतिरोध समान है, यानी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको साथ साथ। और उनकी त्रिज्याओं में 9:8 का अनुपात है। यदि उनमें से पहले तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर है तो दूसरे तार की अपने को लंबाई ज्ञात करनी। पहले कंसेप्ट देखो भाई, पहले क्या दे रखा है, जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो किसके समानुपाती है भाई, मेरे लंबाई के समानुपाती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन अपने को दे रखी है, जो रेजिस्टेंस है ना वो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। आगे बात समझ में भाई मेरे, तो आर L/r² लिख सकते हैं, कंडीशन तो वही बन रही है दोनों से। तो R इज इक्वल KL/r²। अब अपने को दे रखा है जी दो तार और उनकी अलग अलग रेडियस, तो ये हमने मान लिया R1 जो रेजिस्टेंस है ना, और एक कंडीशन क्या दी कि जो दोनों तारों का प्रतिरोध है वो समान है, तो R1 और R2 क्या है, इक्वल है। तो अपने को पता चल गया कि R1 की वैल्यू ये है और कंडीशन सेम है, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, R2 की वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हैं, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं KL1/R1²। के भी कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, मत लिखो भाई। L1/R1², L2/R2 की स्क्वायर। अब अपने को गिवन वैल्यू क्या है, देखो भाई, गिवन वैल्यू है कि जो त्रिज्याएं है ना उनका अनुपात दे रखा है 9/8, 9/8। तो अपन यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 डायरेक्ट, और L1 दे रखी है 162 सेंटीमीटर, ये 162 सेंटीमीटर है, R1 है 9, तो 9 की स्क्वायर, ठीक है, और L² इज इक्वल 8 की स्क्वायर। अब देखो भाई 162 गुणा में 81 और गुणा में आ गया 64 इज इक्वल में आ गया L², ये जाएगा 2 पे, कितने पे भाई, 2 के ऊपर। तो देखो कितना हो गया, 64 का 100 दुगना 128, और L2, L² क्यों ले रहा हूं मैं, L2 यानी L2 लेंथ सेकंड, तो लेंथ सेकंड आ गई अपने पास 128 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बस ये कंसेप्ट समझना है कि किस किस हिसाब से उन्होंने अपने को वैल्यू गिवन कर रखी है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है भाई, ए बी का समानुपाती है तथा ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है। जब ए का मान 10 है तब बी तथा सी का मान क्रमशः 5 और 6 है। यदि बी और सी का मान क्रमशः 40 और 60 है तो ए का मान अपने को ज्ञात करना है भाई। किसके समानुपाती है, ए है ना, ए के समानुपाती बी है और व्युत्क्रमानुपाती सी है। डायरेक्ट लिखो, ए के समानुपाती बी है,
और अनुक्रमानुपाती क्या है, सी। तो अगर अपन प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो अपने पास कांस्टेंट आता है के अपॉन बी सी। अब क्या कह रहा है, अगर ए है ना मान 10 है और बी और सी का मान क्रमशः 5 और 6, तो ये अगर 10 है तो इनका मान है जी 5 और 6, तो 6 है, 6 को क्यों काट रहा हूं, 6 5 से जाएगा ये 2 पे और 6 दूनी 12, तो के की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी भाई, 12। के की वैल्यू आ गई अपने पास 12। अब इन्होंने कहा क्या कि बी की वैल्यू तो 40 है और सी की वैल्यू 60 है, तो ए का मान ज्ञात करो। कंडीशन तो यहीं पे है, इक्वेशन तो यही है, कंडीशन में तो कोई चेंज नहीं कहा ना कि अगर इनका अनुपात चेंज हो गया कि उल्टे हो गए, बी तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया और सी अनुपाती हो गया, नहीं, इक्वेशन तो सही है। तो ए और के की वैल्यू रखो, के की वैल्यू है जी 12, ठीक है भाई, बी की वैल्यू है कितनी 40 और सी की वैल्यू है जी 60, तो ये जाएगा 5 पे और ये 5 से जाएगा 8 पे, तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 8। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ए की वैल्यू आ गई अपने पास 8, ठीक है भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पुस्तक का मूल्य उसके पृष्ठों की संख्या के समानुपाती है तथा उसके खरीद के दिनांक से लगने वाले समय वर्ष में, लगने वाला समय वर्ष में के व्युत्क्रमानुपाती है। दो पुस्तक का क्रय मूल्य समान है यद्यपि पहली पुस्तक के पृष्ठों की संख्या, पहली पुस्तक के पृष्ठों की जो संख्या है ना वो दूसरी पुस्तक के पृष्ठों की संख्या के 3 गुनी है। यदि पहली पुस्तक को 18 वर्ष पहले बेचा गया तो दूसरी पुस्तक को कितने वर्ष पूर्व में बेचा गया होगा। अब अपने को पहले देखना है कि प्राइस है ना वो दोनों का सेम है भाई, जो P1 है और वो P2 है, दोनों पुस्तकों का वो सेम है, लेकिन क्या कह रहा है, P है ना वो नंबर ऑफ पेज है ना, नंबर ऑफ पेज यानी नंबर ऑफ पेज n से समझ लो या नंबर ऑफ पेज लिख लो, चलो नंबर ऑफ पेज के तो क्या है समानुपाती, और जो टाइम वो ईयरली टाइम है ना उसके है जी व्युत्क्रमानुपाती। तो एक चीज देखो कि P अगर इसको P है तो P इक्वल K इंटू में N अपॉन में T, ठीक है भाई। अब कह रहा है P1 P2 अलग अलग है, इक्वल है, अलग अलग कह रहा हूं इक्वल है, तो इक्वल होने के बाद अपने को पता चल गया कि अगर ये N1 है N1 बटे T1, ठीक है भाई, और K N2 बटे T2, आगे बात समझ में कि यहाँ P1 रखेंगे तो यहाँ N1 T1, यहाँ P2 रखेंगे तो यहाँ N2 T2, आगे बात समझ में। तो अब देखो K है वो दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू इक्वल है। अब क्या कह रहा है, इसमें जितने पेज है ना भाई उसमें इससे 3 गुना है, तो या तो यहां भाग करो 3 का या यहां क्या करो आप गुणा कर लो। तो हमने क्या किया कि गुना कर लिया, ठीक है भाई, तो 3, अब यहाँ N2 से N2 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 3 गुना है वो पेज, ठीक है। तो N1 है ना वो 3N2 के इक्वल है, यही तो दे रखी है, और T1 टाइम दे रखा है जी 18 वर्ष, तो यहां क्या हो गया N2 अपॉन में T2, और T2 अपने को निकालना है, N2 से N2 कैंसिल आउट, 3 से जाएगा 6 पे, कर लो भाई, T2 इज इक्वल 6 ईयर, कितना भाई 6 वर्ष, यानी जो दूसरी पुस्तक है उसे 6 वर्ष पहले बेचा गया है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, आभूषण की कीमत के अंदर उपस्थित मोतियों की संख्या के समानुपाती और मोतियों की त्रिज्या के वर्गमूल के भी समानुपाती, दोनों कंडीशन में समानुपाती दे रखा है। आभूषण की कीमत 150 रुपए है जब इसमें 75 मोती हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो आभूषण में उपस्थित मोतियों की त्रिज्या ज्ञात करो जब इसमें 100 मोती उपस्थित हों और आभूषण की कीमत 600 रुपए हो। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आभूषण की कीमत है, जो प्राइस है ना भाई मेरे, वो नंबर ऑफ, जो प्राइस है वो किसके हैं, नंबर ऑफ पल्स के इक्वल है, ठीक है भाई, नंबर ऑफ पल्स के तो इक्वल है, इक्वल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो पल्स की जो रेडियस है उसके स्क्वायर रूट के, यही कंडीशन बनेगी, या अलग अलग लिखोगे तो क्या,
कि उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों कंडीशन सेम है, P1 है तो अपन लिख सकते हैं P समानुपाती n रूट r। ठीक है, तो P की वैल्यू kn अन रूट में r। अब क्या कह रहा है, इसने कहा क्या है कि अगर 150 रुपए हैं भाई, अगर 150 रुपए हैं, ठीक है, और 75 मोती हैं, मोतियों की संख्या की क्या है 75, रेडियस है जी 1 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है उसने, आभूषण में उपस्थित मोतियों की त्रिज्या ज्ञात करनी है अगर इसमें 100 मोती हो और आभूषण की कीमत 600 रुपए हो। तो देखो एक है तो एक से तो एक ही हो जाएगा, ठीक है, एक का मल्टीप्लिकेशन से भी कोई इफेक्ट नहीं, 75 से ये जा रहा है कितने पे 2 पे, तो k की वैल्यू अपने पास आ गई डायरेक्ट कितनी भाई 2, k की वैल्यू अपने पास आ गई क्या 2। अब देखो k की वैल्यू अपने पास आ गई, तो अब दूसरी कंडीशन में इक्वेशन तो यही है कि प्राइस दे रखा है अपने को 600 रुपए, ठीक है भाई, k की वैल्यू अपने पास आई गई क्या 2, ठीक है, n नंबर ऑफ पल्स कितने हैं भाई 100, नंबर ऑफ पल्स कितने हैं 100, यानी मोतियों की संख्या कितनी है 100, और इनटू में करना है अंडर रूट r, क्योंकि यही तो है उनकी रेडियस ही तो निकालनी है, ये जाएगा 600 पे, ठीक है भाई 600 पे, और ये जाएगा 6 से 3 पे, ठीक है भाई, तो 3 इज इक्वल में 600 पे जा रहा है, कह रहा हूं 6 पे जाएगा, r इज इक्वल 3 इज इक्वल अंडर रूट r आया है। अब अपन क्या करेंगे, r की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर कर लो बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर लो बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 3 की स्क्वायर तो 9 और r क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो r की वैल्यू अपने पास आ गई क्या 9 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी तथा डी ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा है, उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, यानी कि ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की, तदनुसार सी ने कुल कितनी कीमत अदा की। देखो भाई ये है ए भाई साहब, बात कर रहे हैं अपन रेशियो की, ए अगर अकेला है तो बी सी डी तीनों हो गए। अब क्या कह रहा है, ए ने आधी कीमत का मतलब 1/2, आधी कीमत का मतलब क्या हो गया 1/2। अगर 2 रुपए कीमत टोटल लगाई थी तो 1 रुपए किसने लगाई है भाई, अगर या ऐसे छोड़ो आधी कीमत लगाई है कि आधी कीमत, हाँ दूसरों की आधी, यानी दूसरों से आधी तो यानी अगर 2 लगाई है इन्होंने तो इसकी आधी कितना हो गया 1, तो टोटल रुपए कितने लग गए इनके 3, ये कह रहा है भाई 3 नहीं लगे तो 60, कितने गुना 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना, कितने हो गए भाई 20 रुपए। अब अपने को पता चल गया, अगर ए का पूछा होता है ए ने कितने रुपए लगाए तो अपन बोल देते जी 20 रुपए। दूसरी कंडीशन भी इसी में दे रखी है, ये साथ साथ ही कर रहा हूं, नहीं तो रेशियो करके फिर अपन करते कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, बी ने दूसरों से 1/3, यानी बी ने दूसरों से 1/3, यानी कि अगर इन्होंने 3 लगाई है तो इसने लगाई है 1, अगर इन्होंने 3 लगाई है तो इसने लगाई है 1 लगाई है तो टोटल हो गई भाई 4 नहीं 60, कितने गुना भाई 15 गुना, तो 1 का भी 15 गुना, तो बी भाई साहब ने कितने लगा दिए भाई 15 रुपए लगा दिए। अब बात कर लेते हैं अपन सी और डी की। अब क्या कर रहा है, सी ने दूसरों से 1/4 कीमत अदा की, सी ने दूसरों से 1/4 कीमत अदा की, दूसरे कौन रह गए ए बी और डी। अगर 1/4, अगर बी ने 4, बी ए बी डी ने 4 रुपए लगाए तो इसने लगाए हैं भाई 1, टोटल लगा दिए कितने भाई 5 की वैल्यू 60, कितने गुना 12 गुना, कितने गुना 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना, तो कितने रुपए लगाए थे सी ने 12 रुपए। अब अपने से पूछा क्या है, तदनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की,
डी ने कुल कितनी कीमत अदा की, तो डी का अपने को निकालना है। टोटल अमाउंट कितना था इनका, टोटल अमाउंट में से अगर अपन ए का, बी का और सी का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। टोटल अमाउंट इनका था जी 60 रुपए। कितना भाई मेरे, 60 रुपए। तो अब देखो ए ने कितना लगाया 20, बी ने लगाए 15, 20 15 35, 35 और 12 47। टोटल रुपए कितने लगा दिए इन्होंने, 47। कितने भाई, 47। तो डी भाई साहब ने कितने रुपए दिए थे, 13 रुपए। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, कितने रुपए, 13 रुपए। तो चलिए फिर नोट कर लीजिएगा। और आज यहीं तक, अब अपनी रेशियो की एक क्लास और होगी मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो एक मानो या दो मान लो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मेरे को देखने हैं, जिसमें कुछ अलग टाइप आई हुई होगी जो करवाने लायक हैं, तो मैं एक दो वीडियो और आ जाएगी, नहीं तो एक वीडियो तो आएगी और, ठीक है। फिर अपना एक क्लास आने के बाद अपनी हो जाएगी रेशियो कंप्लीट। उसके बाद अपन देखते हैं मेंसुरेशन स्टार्टिंग, एडवांस मैथ शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो मेंसुरेशन शुरू कर लेंगे। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।